प्रिय बच्चों, मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन कक्षा 8 का टॉपिक है अपना हमारा संविधान। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने संविधान का जो उद्देश्य था उसके बारे में जान लिया था कि संविधान है वो उस देश के आदर्शों का एक समूह है, उस देश की शासन व्यवस्था को तय करता है और जनता शासन प्रक्रिया में किस प्रकार भाग लेती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन देखेंगे जो भारतीय संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो संविधान की जो पहली विशेषता है वो है संघवाद। संघवाद का अर्थ है कि सरकार है वो एक स्तर पर नहीं होकर अनेक स्तरों पे विभाजित होती है। अनेक स्तरों पे विभाजित करने का उद्देश्य होता है, यानी बड़ा क्षेत्रफल होता है तो उस क्षेत्रफल पे एक जगह से शासन करना है वो सही नहीं रहता। तो अलग अलग स्तरों पे सरकारों का गठन करके और अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था हो और सभी सुविधाएं उस भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप हो, उसी आधार पर उस देश में संघवाद या सरकारों को अलग अलग स्तर पर गठित किया जाता है। तो जो भारत है उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग हैं। तो उन सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां पे स्तर पे सरकारों का गठन किया गया है जो अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वहां की विकास योजनाएं बना सके और वहां के लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें। इस प्रकार संघवाद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संघवाद में 3 स्तरों पे सरकार का गठन किया गया है। 3 स्तर है। पहला स्तर है केंद्र सरकार, जिसको अपन संघ सरकार भी कहते हैं। दूसरा स्तर है राज्य सरकार, जो राज्य स्तर पे गठित की गई है। और तीसरी है स्थानीय सरकार। तो भारतीय संविधान है उसमें सरकार को 3 स्तरों पे गठित की गई है। केंद्र सरकार है वो पूरे देश का के लिए कानून बनाती है, पूरे देश का शासन व्यवस्था को संभालती है। राज्य सरकार है वो राज्य स्तर पे अपने व्यवस्था को संभालती है। और स्थानीय स्तर है जैसे ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगरीय निकाय, वो अपने स्तर पे शासन संचालित करती है। वहां की जो प्लानिंग है, विकास योजना वो बनाती है और उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। तो अपना जो भारत है वो क्षेत्रफल में अधिक होने के कारण और यहाँ पे विविधता अधिक पाई जाने के कारण यहाँ पे अलग अलग स्तरों पे सरकार का गठन किया गया है जिससे देश का विकास हो और वहां की जो स्थानीय स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप शासन किया जा सके, वहां की जनता के नागरिकों के सपनों को साकार किया जा सके। तो संघवाद है वो सरकार के स्तरों की बात करता है, यानी सरकार कितने स्तर पर गठित है। तो जो सबसे ऊपर है अपनी जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। राज्य स्तर है वो अपने राज्य स्तर की जो भौगोलिक स्थिति है और वहां की जनता की आकांक्षा उसके अनुसार शासन करती है। और स्थानीय सरकार है वो वहां से छोटे ग्राम और जिलों पे से संबंधित शासन व्यवस्था को संभालती है। तो ये थी संघवाद की विशेषताएं। और इसमें शक्तियां है वो भी विभाजित की गई है। संघ सरकार को अलग शक्तियां दी गई है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन है, इसका उल्लेख भी अपने संविधान में किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। राज्य सरकार की शक्तियां अलग है जिन पे वो कानून बनाएगी जिनको अपन संघ शक्ति कहते हैं, और राज्य सूची के विषय उन पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो स्थानीय स्तर की जो सूचियां वहां पे स्थानीय सरकार कानून बनाएगी। तो ये एक विशेषता थी संघवाद। इससे अगली विशेषता है अपनी संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी विशेषता है संसदीय
शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में जो संबंध होता है उसी आधार पर संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का विभाजन किया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के की शक्तियां अलग अलग होती हैं, दोनों के बीच में समन्वय नहीं पाया जाता, तो वो शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक कहलाती है। और जब संसद में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है और संसद और कार्यपालिका में उत्तरदायित्व की भावना होती है, तो वो कौन सी सरकार कहलाती है? संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को हमारे देश में अपन उसको संसद कहते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय, उत्तरदायित्व आदि पाया जाता है, तो वो कौन सी शासन व्यवस्था कहलाती है? संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। कार्यपालिका का निर्माण किससे किया जाता है? व्यवस्थापिका में से किया जाता है, या संसद में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संस्थात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। यानी सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग, तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बनाया है वो संविधान के संगत है या नहीं है, और जो जनता है वो यदि कानूनों का उल्लंघन करती है तो उनको दंड देने का प्रावधान भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो समन्वय पाया जाता है उसके आधार पर हमारी जो शासन व्यवस्था आती है वो कौन सी आती है? संस्थात्मक शासन प्रणाली होती है। एक इसमें अपने देश में वयस्क मताधिकार, यानी जनता को वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया है। और वयस्क मताधिकार भी कैसा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ सभी व्यक्ति जिनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, या किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, यदि उस व्यक्ति ने 18 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया तो वो व्यक्ति मत देने योग्य हो जाता है, उसको मत का अधिकार मिल जाता है। इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क की उम्र अपनी रखी गई है 18 वर्ष। जब संविधान बना था उस समय 21 वर्ष रखी थी, बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष और वर्तमान में 18 वर्ष है। तो वयस्क का अर्थ हुआ एक निश्चित आयु के बाद में मत का अधिकार मिलना क्या कहलाता है? वयस्क कहलाता। सार्वभौमिक का अर्थ होता सभी को मत का अधिकार प्राप्त होना, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से हो। यदि जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया उसको मत का अधिकार मिलता है। ये थी अपनी संसदीय शासन प्रणाली। इससे अगली विशेषता अपने संविधान की शक्तियों का विभाजन।
तीसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। अभी अपन ने बात की थी 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो ये शक्तियों का विभाजन है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची है, इस पे राज्य और केंद्र दोनों, राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। जबकि संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों बनाती है। और जब दोनों में विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। फिर आता है कि इनका जो शक्ति का विभाजन है वो एक दूसरे स्तर पर भी किया गया है। वो है कि जो सरकार के अंग है, जो अभी अपन ने बात की थी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो इनके भी अलग अलग है। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना। इन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। कानून लागू करना ये कार्यपालिका का काम है। और इन कानूनों की जो व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, कानून संविधान के अनुसार है या नहीं तो उसको अवैध घोषित करना, और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देने का प्रावधान भी किसका है? न्यायपालिका का। तो तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। व्यवस्थापिका वो कानून बनाती है, और हमारे देश में व्यवस्थापिका को अपन क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और इन कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। और जब ये कानून लागू किया तो ये जनता या संविधान के अनुरूप है या नहीं, जनता का हित या अहित से संबंधित है, इस चीज का निर्णय कौन करती है? न्यायपालिका करती है। और कानूनों की व्याख्या भी करती है, और संविधान की रक्षा भी करती है, और जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंड भी देती है। ये अपनी तीसरी विशेषता थी, शक्तियों का विभाजन। अपनी चौथी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान था, जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था, उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? संविधान के भाग 3 में उल्लेख है इनका। और पहला है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है कि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, बोलने की है, उनको आवास या रहने से संबंधित स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें व्यापार करने से संबंधित व्यापार स्वतंत्रता है, वो अपने का जीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने से संबंधित है, उसको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। प्राण व देह स्वतंत्रता है। फिर अपना दूसरा अधिकार आता है समानता का अधिकार। यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति से संबंधित हो, किसी से धर्म से संबंधित हो, उस व्यक्ति को जो सरकारी नियोजन है उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा।
कानून के समक्ष सभी समान है, ये भी समानता के अधिकार में वर्णित है। तो यह है अपना समानता का अधिकार। तीसरा अधिकार है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार में उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दास के रूप में नहीं रखा जा सकता, उसको कार्य करवाया जाता है तो उसके बदले में उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बंदी के रूप में नहीं रखा जा सकता, उसका शोषण नहीं किया जा सकता, उसने जितना काम किया उतना उसको पैसा मिलना चाहिए, उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरा शोषण के अधिकार में है कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। तो ये है अपना शोषण के अधिकार में तीसरा अधिकार था। अब अपन चौथे अधिकार की बात करते हैं। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, वो अपने धर्म से संबंधित जो रीति रिवाज है उनका स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सकता है और वो अपना संविधान अपना धर्म बदल भी सकता है और अपना जो धर्म से संबंधित मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, उन सब का निर्माण भी कर सकता है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है अपना शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। इस अधिकार में है कि अपने से जो संबंधित परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनका अपन पालन कर सकते हैं। अपनी जो भाषा है, अपनी लिपि है, उनका पालन कर सकते हैं। उनमें राज्य कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। फिर अपना छठा अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो अपने ये 5 मौलिक अधिकार है, इनका यदि कोई उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के इनके अधिकारों का हनन होता है तो उनकी रक्षा करने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दिया गया है। वो किसमें प्रावधान है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ये अपने 6 मूल अधिकार है वर्तमान में हमें प्राप्त है। फिर अपनी नेक्स्ट विशेषता आती है संविधान की धर्म निरपेक्ष। या पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष से आशय है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। यहाँ पे राज्य का अर्थ है देश से संबंधित है, यानी देश में जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी धर्म से संबंधित कोई भेदभाव नहीं करेगा और अपने देश है उसका कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करता है। संविधान अपना कोई राजकीय धर्म घोषित नहीं करता। इसको क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। यानी राज्य का स्वयं का राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करेगा। सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करेगा। राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, यह है धर्म निरपेक्षता में। इससे आगे अपन और भी अपने संविधान की विशेषताएं हैं। मौलिक कर्तव्य
यानी हमारे संविधान में जो अधिकार प्रदान किए गए उनके साथ नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। पहले जो मौलिक कर्तव्य थे वो अपने 10 थे और वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है नीति निर्देशक तत्व। तत्व है हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वो तत्व है जिनके द्वारा राज्य है वो अपने नागरिकों के लोक कल्याण संबंधी योजनाएं लागू करेगा। उनके लोक कल्याण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जैसे भी देश की जैसी उस राज्य की स्थिति होगी उसके अनुसार जनता के कल्याण से संबंधित योजनाएं लागू करेगा। वो किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है। फिर अपने अगला आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान। हमारे संविधान की विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित में। संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखित और अलिखित। जो रीति रिवाज परंपराओं पे आधारित है वो अलिखित संविधान है, और जो लिखित प्रावधान किए गए उनसे तो वो क्या कहलाता है? लिखित संविधान। तो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इससे आगे अपनी विशेषता आती है लचीला व कठोर संविधान। हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा इसमें संशोधन है वो कुछ तो आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए इसको लचीला कहा जाता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती, तो वो प्रावधान क्या कहलाते हैं? कठोर प्रावधान। तो दोनों का मिश्रण किया गया है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है, व्यवस्थापिका को प्राप्त है। वो संविधान में संशोधन कर सकती है। वो एक उचित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संविधान में संशोधन करती है। और संविधान में संशोधन करने की दो विधियां, एक लचीला जो आसानी से संविधान संशोधन किया जा सकता है, और एक प्रक्रिया है जो जटिल है, उससे अपन क्या कहते हैं? कठोर। तो ये अपने संविधान की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।